गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन इसका पूरा थ्योरी सेक्शन डिस्कस कर चुके। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज डिस्कशन ऑफ एनिमल टिश्यू। आज स्ट्रेंथ कम दिख रही है, एक्सरसाइज डिस्कशन से नाम पे आधी क्लास गायब हो जाती है। हाँ, क्योंकि पढ़कर तो हम बैठते नहीं है थ्योरी, और मैम क्लास में बोलती है कि पढ़कर नहीं बैठो तो आना मत, क्योंकि मतलब ही नहीं है। तो बस यही चीज सीरियसली लेते हैं, बाकी जो रोज बोलती है कि रोज का रोज पढ़ा करो, उसे सीरियसली नहीं लेते। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स दे आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ। अब आपके हाँ एक चीज मैं आपको इसमें बता देती हूँ। एक्चुअली ये क्या, मैंने आपके एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, स्टेट पीएमटीज के हैं ये सारा मिंगल्ड अप करके क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना ब्लड के देखने को मिलेंगे, और अपन ने एनिमल टिश्यू में ब्लड पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा? अब आप सोचोगे ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो एक्चुअली कुछ बुक्स में देते हैं, अपनी एनसीईआरटी के अंदर ब्लड जो है एनिमल टिश्यू के अंदर नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ कवर नहीं किया है। अपन जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे या उधर की साइड 12th वाले सेक्शन में ये पोर्शन अपन अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी जो है मैं आपको यहाँ पर जितना है उतना एक्सप्लेन कर दूंगी इसमें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स दे आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ। ब्लड प्लेटलेट्स आपको इनमें से सिर्फ किसके ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं? दैट इज ऑप्शंस आर द बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। अभी वैसे अपन एनिमल डाइवर्सिटी भी जब डिस्कस करते हैं उससे आपको पूरा, जब एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल टिश्यू प्लस जेनेटिक्स में जो ब्लड वाला सेक्शन लेते हैं हम, उन तीनों के मिंगल्ड अप क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सी चीजें नहीं भी होती हैं सॉर्ट आउट, तो डिप्रेस मत होना। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स जो आप खैर उसमें पढ़ोगे तो भी पता लगेगा, एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर भी हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये सिर्फ आपके मैमल्स के ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट। इट कनेक्ट बोन टू बोन, बोन टू मसल, मसल टू मसल और बोथ बी एंड सी। आपको ध्यान होगा अपन ने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जब डिस्कस किए हैं तो मैंने आपको टेंडन और लिगामेंट डिस्कस किए थे वहां पे। ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन तो क्या करते हैं, ये आपके बोन टू मसल, और लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। क्वेश्चन में इसमें लिगामेंट पूछा है, तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट बोन टू बोन। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिगामेंट की जगह पर टेंडन होता तो आंसर जाता आपका सेकंड, दैट इज द बोन टू मसल। दोनों आपको पता होना चाहिए। टेंडन आपके बोन को मसल से कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स जो है ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एज इट इज अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी ग्लैंड्स दे आर द मॉडिफाइड। ये अपन एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर भी अपना ये वाला सेक्शन कवर होता है। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं ये एक्चुअली उसके अंदर पढ़ाते हैं हम लोग अभी, लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन में आया है तो बता देती हूँ। अपन ह्यूमन बींग्स मैमल्स के अंदर आते हैं ना, तो जो क्लास आपकी मैमेलिया है, ठीक है, मैमेलिया क्लास नाम ही आपके इन मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस की वजह से दिया गया। एक्चुअली आपका क्लास मैमेलिया जो है अपन एनिमल डाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं, पर एक वर्ड आप इतना तो समझ ही लोगे, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन आ गया है। तो मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस होना मैमल्स के अंदर, ये मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर जो फीमेल होती है उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि बेबी को मिल्क फीड कराने के लिए काम में आता है। एक्सट्रीम पैरेंटल केयर वहां पर देखी जाती है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस होना, इसी वजह से उस क्लास को नाम दिया गया है मैमेलिया। एंड एग्जैक्टली दे आर व्हाट, दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, एज इट इज वहां पर हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं। दैट्स व्हाई for this question straightforwardly first is the correct option, that is mammary glands are modified sweat glands. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term hematocrit it means। अब ये भी ब्लड वाले सेक्शन से है, ये हम जब बाद में डिस्कस करेंगे ब्लड तब आ जाएगा, पर अभी ये सीधा टर्मिनोलॉजी से ही हिट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इसको यहाँ पर ही अंडरस्टैंड कर लो।
ठीक है, एनिमल टिश्यू में हमने ब्लड वाला सेक्शन नहीं कवर अप किया है, पर उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब एज इट इज डेफिनेशन में अपन ये चीज पढ़ते हैं। दैट्स वाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट उठकर आया है। तो हेमाटोक्रिट का मतलब होता है इट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड, यानी कि दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन ह्यूमन एंड फ्रॉग आरबीसी। अपन ने फ्रॉग डिस्कस किया है। फ्रॉग के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आपकी, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, वो होती है ई न्यूक्लिएट। ह्यूमन के अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यही सबसे मेन डिफरेंस है फ्रॉग और ह्यूमन के अंदर, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी है नॉन न्यूक्लिएटेड और फ्रॉग के अंदर आरबीसी है न्यूक्लिएटेड। क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द ह्यूमन एंड द फ्रॉग आरबीसी। दैट इज द ह्यूमन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड एंड फ्रॉग आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। तो रिलेवेंट ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, दैट इज द ह्यूमन आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको यहाँ से सॉल्व नहीं हो, कुछ चीजें एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीजें अपन जब ब्लड वाला सेक्शन 12th में डिस्कस करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सब वहीं डिस्कस करते हैं, अपना एनिमल टिश्यू में नहीं किया है। ये प्रोथ्रोम्बिन इट इज फाउंड इन, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन आपको चलो इतना तो पता होगा। हाँ, अपन ने जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ाया था तो मास्ट सेल पढ़ाई थी। मास्ट सेल से आपके सीक्रेट होते थे हेपारिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। ठीक है, उसके अंदर हिस्टामिन आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट था। ठीक है, फिर उसके ब्रैकेट में लिखाया था इट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता ही आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट था ब्लड के अंदर। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये तो आपको पता लग गया होगा कि ब्लड में मिलता है। ये करवाता क्या है आपका क्लॉटिंग के अंदर इसका रोल है। इट इज फाउंड इन ब्लड एंड इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये तो अपने एनिमल टिश्यू में भी डिस्कस हुआ है, बाकी ब्लड के अंदर तो अपन इसे डिटेल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपन सब ब्लड के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर जितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी खाली। ठीक है, बाकी ये टॉपिक अनटच्ड रहा है अपना एनिमल टिश्यू के अंदर जानबूझ के, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। विच टाइप ऑफ WBC they are most abundant in blood of rabbit and other vertebrates। दूसरे वर्टिब्रेट्स और रैबिट के अंदर भी मोस्ट अबंडेंट WBC अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई अपन बिल्कुल बकायदा इनका परसेंटेज पढ़ते हैं कि लिम्फोसाइट कितने परसेंट होते हैं, मोनोसाइट्स कितना परसेंट देखने को मिलते हैं। बेसोफिल मोनोसाइट्स जो है लेस देन 1% होते हैं, बेसोफिल्स भी 1 से 2% ही होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल 70% के लगभग होते हैं। तो ये अपन बकायदा इनका पूरा पढ़ते हैं कि ब्लड सेल्स में, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कितना कितना परसेंटेज के अंदर है, पूरा डिटेल में वहां पर डिस्कस करते हैं। पर अभी ये देख लो कि सबसे अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर इट इज न्यूट्रोफिल्स। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blood clotting in a test tube it can be prevented by adding a little of। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है एनिमल टिश्यू के अंदर ही, जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ये जब डिस्कस कर रही थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मास्ट सेल्स और फाइबर्स इनके अंदर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, मैंने एक मास्ट सेल्स पढ़ाए थे। मास्ट सेल्स में हेपारिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये था। हिस्टामिन जब मैंने डिस्कस किया है तो बताया था कि वहां पर आपको ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कि हिस्टामिन तो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। लेकिन आपके ब्लड बैंक्स के अंदर जो बोटल्स के अंदर जो ब्लड को स्टोर करते हैं, वहां पर एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स को अपन यूज करते हैं। वो आर्टिफिशियल 3 टाइप के आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स थे जो कि ब्लड बैंक में ब्लड का स्टोरेज जो होता है ब्लड बोटल्स के अंदर, उसमें अपन ने 3 टाइप के आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स मैंने वहां डिस्कस किए थे। एक था आपका सोडियम साइट्रेट,
एक था उसके अंदर सोडियम ऑक्सलेट और तीसरा था EDTA, दैट इज द इथाइल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड EDTA, दे आर द आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट विच आर यूज्ड इन द ब्लड बैंक टू कलेक्ट द ब्लड इन द बूटल्स। सेम चीज उसने पूछी है कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड करेंगे, तो कौन सा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? सोडियम ऑक्सलेट इज इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सोडियम ऑक्सलेट। लेकिन अगर सोडियम ऑक्सलेट की जगह चाहे सोडियम साइट्रेट होता या फिर EDTA होता तो वो करेक्ट ऑप्शन जाता। ठीक है, हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड EDTA, दे आर द आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड RBC, दे आर फाउंड इन। अब ये वैसे एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर तो आपके RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। रैबिट और रेट में भी नॉन न्यूक्लिएटेड ओवल एंड बाइकॉन्वेक्स RBC जो है ये आपको कैमल के अंदर देखने को मिलती है। वहां पर मैमेलिया क्लास के अंदर ऑर्डर्स पढ़ते हैं ना हम लोग, वहां पर ये चीज अपन ने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द कैमल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज एन एंटीकोगुलेंट एंड चेक ब्लड कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स। अगर लेबोरेटरी की टेस्ट ट्यूब में आएगा तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होंगे, इसमें बता रहा है ब्लड कोगुलेंट ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट। वो कौन सा है? इट इज हेपारिन, दैट्स व्हाई फॉर दिस स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हेपारिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a normal healthy female the number of red blood cells per cube of blood is, कितना होता है ये आपको याद रखना है। वैसे हम लोग जब ये ब्लड वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे तब आएगा, पर अपन को वैसे भी आप ये जनरल सब बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है, पढ़ना लीजिए, पर पढ़ते ही है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट सारे करवाते हैं, तो आधे तो अपन ये इसमें तो रिपोर्ट्स तो ईजी आती हैं उसमें, क्योंकि नॉर्मल रेंज भी दे रखी होती है और फिर कम या ज्यादा दिखने से अपन को डिफेक्ट पता लग ही जाता है वहां पर। तो ब्लड टेस्ट, हिमेटोक्रिट वगैरह सभी करवाते हैं डॉक्टर्स, कुछ भी अपन को बीमारी हो जाती है तो उसमें RBC का नॉर्मल काउंट कितना होता है, WBC का जनरल काउंट कितना होता है, ये आपको वैसे तो पता होना चाहिए, अभी ब्लड नहीं पड़ा तो भी, लेकिन मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते होंगे, देखते भी ना अपन डॉक्टर बनते भी हैं उसमें, तो याद नहीं रखते कि कितनी जनरल वैल्यू है, सिर्फ वहीं पे चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू है, ऊपर नीचे हो रहा है तो यानी कि हमारे में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है अब। ठीक है, पर याद किसी को नहीं होता, अदरवाइज देखा कितनी बारी होगा, ये पता है किसी को कितनी होती है, इट इज 4.5 to 5 मिलियन, इस रेंज में नॉर्मल होती है, इससे ज्यादा इससे कम दोनों कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। WBC का पता है क्या? RBC का नहीं पता, WBC का कहां पता होगा, चलो जब ब्लड डिस्कस करेंगे तभी आएगा, पर अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो RBC का याद रख लो, 4.5 to 5 मिलियन, इतने नंबर ऑफ RBC पर cube ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल हेल्दी फीमेल वहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो next question is the tissue which form the basic structure of lymphoid organs, spleen etc is। अब ये तो नाम से ही पता लग रहा है lymphoid organ, और अपन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुकी है ये चीज। ऑप्शंस आर द lymphoid tissue, cartilage tissue, elastic tissue और द areolar tissue। डेफिनेट सी बात है, spleen और lymphoid organs, तो इट इज द lymphoid tissue, that is first is the correct option regarding to this question। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम, एज इट इज अपन ने ये चीज क्लास में डिस्कस की हुई है। ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है इसमें। हाँ, ये जो है ये जेनेटिक्स में अपन लोग, मैंने बोला है ब्लड में, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कुछ वो नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक तो यहाँ समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बायोलॉजिकल मैरिज। वैसे तो कोई करवाता नहीं है ये आजकल, अब मतलब कोई इसको अपने रिलीजन पे मत लीजिएगा, मतलब मैं किसी रिलीजन को पिन आउट करके ये चीज नहीं बोल रही हूँ, पर ये मेडिकली ये बुक्स के अंदर रिटन है, इसलिए आई बोल रही हूँ। कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स के अंदर देखने को मिलती हैं। व्हाट वाज द रीजन?
क्योंकि उनके अंदर सिस्टर और ब्रदर में आपस में मैरिज हो जाती है। क्या है वो जेनेटिक्स में हम खैर काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, उनके अंदर वो डिसीज पर्टिकुलरली देखने को मिलती है। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स के अंदर शादियां हो जाती हैं। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या है क्या नहीं, सब जेनेटिक्स में काफी डिटेल में आता है, हम वहीं पर उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल, अभी कोई लड़की देखने जाता है या कोई लड़का देखने जाता है, आज सारा ब्लड टेस्ट वैसे करवाना चाहिए सीरियसली, और स्पेशली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अब ये, तो ब्लड टेस्ट करवा के ही शादियां करनी चाहिए, होना चाहिए ये वाला सिस्टम भी। कुंडलियां तो मिलाते ही है। खैर ये जो कुंडलियां मिलाना है ना, इससे भी एक चीज, ये गोत्र मिलाते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं, ये भी फालतू चीज नहीं है। पहले के लोग बहुत होशियार थे, ये ब्लड टेस्ट नहीं चलता था ना, तो क्या हुआ, ये मैंने आपको बोला ना मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वो कुछ होता है ना, इतना डिटेल तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो मम्मी का गोत्र मामा के गोत्र की साइड से वो मिलता है तो वो भाई बहन डिक्लेयर हो जाते हैं तो शादियां नहीं होती। वो सिर्फ ऐसे ही अपन सोचते नहीं क्या, मतलब ऐसे ही है, एथिक्स है, मतलब पुराना ठीक है। वो बहुत होशियार लोग थे एक्चुअली, उनको मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज थी, ये कह सकते हैं। हम लोग तो बाद में ठीक है ये सब कर रहे हैं, उनको पहले से ही पता था, इसीलिए उसकी भी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है। वो बताया मैंने, वो अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ख्याल डिटेल में, कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ट्रांसमिशन के, पर्टिकुलर डिसीज के डोमिनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों में, इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये हो गया तो शादी नहीं होनी चाहिए, वो हो गया तो शादी नहीं होनी चाहिए। अपन को उसके पीछे का रीजंस नहीं पता होते, अदरवाइज रीजन एक मेडिकल रीजन है उसका। ऐसे ही इसमें ये दे रखा है कि चलो यहाँ पर आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, 12th सारा इंटरेस्टिंग ही आता है जेनेटिक्स, इसलिए अपन इसको तो कितना भी लंबा ले सकते हैं। पर बैक टू द पॉइंट, इसमें है इनमें से किस ब्लड ग्रुप कैंडिडेट्स की मैरिज जो है ये नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजिकल मैरिज जो इट शुड बी अवॉइडेड। पहला ऑप्शन है ए पॉजिटिव बॉय हो और ए पॉजिटिव ही गर्ल हो, ए पॉजिटिव बॉय एंड ए नेगेटिव गर्ल, ओ पॉजिटिव बॉय एंड ओ पॉजिटिव गर्ल, ओ नेगेटिव बॉय एंड ओ पॉजिटिव गर्ल। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इसके अंदर है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए पॉजिटिव बॉय और ए नेगेटिव गर्ल, इनके बीच में शादी को जनरली अपन को अवॉइड करना चाहिए। रीजन क्या है अब आप सुनो, अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है, अब मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ वो सुनो। एक आपने सुना होगा RH फैक्टर, ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट आपकी है RH नेगेटिव, मेल कैंडिडेट है RH पॉजिटिव। अब इसमें ए यूज किया है ना, चलो अभी क्वेश्चन भूल ही जाओ, पहले ये कंसेप्ट पढ़ा देती हूँ फिर क्वेश्चन पे स्विच मारूंगी। अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पहला बच्चा होगा, फर्स्ट चाइल्ड, ये तो ठीक है चलो, ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर दूसरा बेबी हो गया तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। रीजन क्या है, इसमें होता है एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस। अब ये टर्म, सिर्फ ये टर्म देख लो, बहुत डिटेल में हम सारा का सारा अपना जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। पर अगर RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर से जो सेकंड बेबी होगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस एक डिफेक्ट का नाम है, ये वहां पर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली होता क्या है, अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो पहले डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर आपके जो बेबी, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर जब बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो बच्चे का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन पहले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिलीवर्ड हो गया, ये सब तो डिलीवरी के टाइम पर हुआ। लेकिन अब जब सेकंड बेबी बॉर्न होगा, तो सेकंड बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके टाइम पर सेकंड बेबी के लिए ऑलरेडी मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसके लिए, तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट चाइल्ड। तो एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस, ये क्या है पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो ये एक मेजर इशू होता है अगर RH नेगेटिव हो मदर और RH पॉजिटिव हो फादर, ठीक है। तो अब इसमें मतलब किन की मैरिज अवॉइड करनी चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो उसे पॉजिटिव फीमेल, जो पॉजिटिव मेल से मतलब उसकी उनकी मैरिज को बायोलॉजिकली इट शुड बी अवॉइडेड। दैट्स व्हाई मतलब गर्ल कैंडिडेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसमें ए नेगेटिव गर्ल एंड ए पॉजिटिव बॉय, तो ये हो गया ना RH नेगेटिव फैक्टर, RH नेगेटिव हो गई मदर और RH पॉजिटिव हो गया फादर। RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर से होता है एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस। पहले चाइल्ड में तो फिर भी नहीं होता, सेकंड चाइल्ड में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो दैट्स व्हाई दिस मैरिज शुड बी बायोलॉजिकली अवॉइडेड। समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं कि ये नहीं, और भी बहुत सारे अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।
और भी चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मतलब अभी इतना अपने यहाँ पर वैसे होता है, फॉरेन कंट्रीज में तो होता ही है, और अपने इंडिया में भी कुछ मेट्रोज के अंदर और बहुत से लोग करवाते हैं, और होना चाहिए ये, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि नहीं। सीरियसली शादी के पहले जैसे कुंडली मिलाना एक मतलब होता है ना कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, भाई कुंडली नहीं मिली तो शादियां होती, ब्लड टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, ठीक है, देख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अभी अपने यहाँ इतना चलन में नहीं है ये चीज। आया इस क्वेश्चन समझ में? टर्म एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस याद रख लेना, नहीं भी अभी इतना तो समझ में मेरे हिसाब से आ ही गया होगा। जेनेटिक्स नहीं पढ़ी तो अभी 11th ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को आ गया होगा ये समझ में, क्योंकि ये अपन ने यहाँ डिस्कस नहीं किया अपन, क्योंकि दो एक ही चीज को दो जगह पे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। जेनेटिक्स में आता है तो वहाँ ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब ब्लड वाला सेक्शन पूरा का पूरा ही छोड़ दिया है। और लेकिन क्वेश्चन इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू जितना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ उतना दे देती हूँ, बाकी डिटेल में तो अपन 12th में पढ़ेंगे ही सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एग्जामिनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ द डॉक्टर एडवाइज देम नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल आर लाइकली टू बी। सेम क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके दिया है कि मतलब हस्बैंड और वाइफ का अगर किसी भी डॉक्टर ने ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के बाद अगर वो उस कपल को ये एडवाइस देता है कि आप दूसरा बच्चा मत प्लान कीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है? मदर होगी उसके अंदर RH नेगेटिव और फादर होंगे RH पॉजिटिव। देख लो, फीमेल होनी चाहिए RH नेगेटिव एंड मेल कैंडिडेट होगा उसका RH पॉजिटिव, इसलिए उसने मना किया होगा। व्हाट वाज द रीजन? एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये अभी अपन एक्सप्लेन कर चुके। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए next point is blood colloidal osmotic pressure, it is maintained by, straight forward question है as it is, ये books में आपको लिखा हुआ मिलता है, it is maintained by albumin, explain जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। albumin जो है ये आपके blood colloidal osmotic pressure को maintain करता है। that's why for this question straight forwardly first is the correct option, ठीक है। ये एनिमल टिश्यू में ये पढ़ा है अपन ने। Haversian canal, it is situated in glandular connective tissue, skeletal connective tissue, fibrous connective tissue और द नर्वस कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेट सी बात है, बोन्स के अंदर पड़ा है ना, मैमेलियन बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हैवर्शियन कैनाल और एक वॉकमैन कैनाल, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही है ये। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। हैवर्शियन कैनाल क्या है, वॉकमैन कैनाल क्या है, आ रहा है कुछ समझ में? समझ में क्या, आप तो आना ही चाहिए, पूरा टॉपिक हो गया, याद हो, दिमाग में एकदम एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। वॉकमैन कैनाल करते ट्रिगर हो जाना चाहिए, क्या है वॉकमैन कैनाल। हुआ ऐसा? नहीं हुआ, हम तो अपनी शक्लें और छुपा लेते हैं कि पूछ नहीं ले गलती से हमसे कि ये क्या होता है। चलो, हैवर्शियन कैनाल जो है ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टामिन। हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चे अटके होंगे क्योंकि ब्लड तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन तो भी दिमाग की घोड़े इसलिए दौड़ाए होंगे क्योंकि पढ़ा तो हमने एनिमल टिश्यू में भी कहीं ना कहीं है। एग्जैक्टली ये एनिमल टिश्यू में पूरा कवर नहीं हुआ है, इसीलिए अपन ने ये तो पढ़ा हिस्टामिन का सिक्रीशन, मास्ट सेल, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपारिन, ये तीन चीजें पढ़ी हैं, पर यार मास्ट सेल तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर बताओ, मैं बच्चे ने मुझे पता दिमाग क्या लगाया होगा, इनमें से किसी का दूसरा नाम मास्ट सेल होता होगा। बहुत से बच्चे, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, ये आप सोचते होंगे कि ये इतना दिमाग उन्हीं टीचर्स का चलता है जिन्होंने खुद के टाइम में ऐसा कुछ किया। हाँ, हम लोग भी ऐसा ही करते थे। जैसे मतलब कोई क्वेश्चन है, उसका जैसे आधी नॉलेज है आधी नहीं है, और फिर उसमें क्वेश्चन का आंसर देख लेते थे कि ये नहीं, तो हम अपना ही खुद के ही कंसेप्ट लगा लेते थे कि यार इसका मतलब ये होता होगा और हमें ही पता नहीं होगा। इसलिए आप में से तो कोई ऐसा नहीं करता। हिस्टामिन जो है इट इज सीक्रेटेड बाय मास्ट सेल, ये तो अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके, आपको पता होगा, लेकिन मास्ट सेल ऑप्शन में है नहीं। तो आप ये अपन जब ब्लड पढ़ेंगे तब आएगा। बेसोफिल्स जो हैं ये भी आपके हिस्टामिन को सीक्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हिस्टामिन, इट इज सीक्रेटेड बाय बेसोफिल, ठीक है। चलो, ये भी उसके अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं आपके मोनोसाइट। दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पर तो ठीक है, अपन ये जेनेटिक्स वेनेटिक्स में तो पढ़ते ही हैं, बाकी अगर आप अगर नहीं यूज करना चाहिए, पढ़ाई अच्छे कर रहे हो तो मेडिकल कॉलेज में डेफिनेट सी बातें जाओगे ही सही। फर्स्ट ईयर ह्यूमन
फर्स्ट ईयर में अपन फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो वहाँ रोज का काम ही यही है, सबसे पहले यही सिखाते हैं, ब्लड स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, ब्लड स्लाइड बनाने के बाद शुरुआत के 1-2 दिन तो आपको ना सारी कुछ नहीं, वो नीला काला ही दिखता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। बाकी वहाँ पर अपन को ना एग्जाम में आता भी है ये फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, ये ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इनको फोकस करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने माइक्रोस्कोप में से फोकस करके रखिए कि इस ब्लड स्लाइड में ये क्या है। न्यूट्रोफिल्स कोई नहीं देता क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी का होता है, इजी गोइंग मिल जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनको मोनोसाइट फोकस करने को बोल दो, लेस देन 1% होता है किडनी शेप। पहली बात तो ब्लड फिल्म भी बहुत अच्छे से बनी होगी तो मोनोसाइट आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, प्लस ढूंढने में भी दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ती है। पर कुछ बच्चे उसमें भी बहुत होशियार होते हैं। जो भी एक अच्छा बच्चा होता है अपने प्रैक्टिकल वाला, उसका अगर नंबर पहले आ गया, उसने कर दिया तो कहते थे भैया तू ही फोकस करके रख जा। चलो ब्लड स्लाइड भी कुछ, लेकिन बच्चे इतने भी डीट होते हैं उसमें कि किसी अच्छे बच्चे की ब्लड साइड ले भी ली, वो दे भी गया कि चल ठीक है ये तू ले ले और कर लेना फोकस, मिल जाएगा मोनोसाइट भी, तो वो भी फोकस भी नहीं कर पाते, ढूंढने में भी हमें आलस आ जाता है, ढूंढ भी नहीं पाते। ठीक है, खैर वो प्रैक्टिकल लैब्स में बड़ा ही अच्छा टाइम होता है, वो भी बहुत पूरे साल भर ऑलमोस्ट यही करते हैं वहाँ पे, ब्लड टेस्ट करना, ये अपने सारे सेल्स फोकस करने पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट सिखाते हैं और क्या, हाँ यही सब आता है। और ये अपना ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब टेस्ट अपन करते हैं वहाँ पर फिजियोलॉजी लैब के अंदर। पर सबसे पहले यही ब्लड फिल्म बनाना ही सिखाते हैं और ये सब सेल्स ही फोकस करना सिखाते हैं। तो ये आपको ना, अब भी खैर ये कोई रिवर्स में नहीं जाता, वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाता है। पर अपन जब जेनेटिक्स में ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखने मिल जाएगा कि मोनोसाइट जो है उनके अंदर दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? Next point is stratified squamous epithelium. It is found in option are the pharynx, trachea, ileum and the Bowman's capsule. बताओ, एग्जाम्पल पॉइंट से क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा है भाई एनिमल टिश्यू में ही। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द फैरिंग्स। ध्यान होगा आपको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी कैरेटिन प्रोटीन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर भी 2 टाइप के थे, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े थे, बकल कैविटी के अंदर इनर लाइनिंग ऑफ लिप, इनर लाइनिंग ऑफ चिक, ठीक है, लाइनिंग ऑफ हार्ड पैलेट, लाइनिंग ऑफ हार्ड पैलेट, लाइनिंग ऑफ टॉन्सिल, फैरिंग्स, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, एनल कैनाल, ये सब अपन ने उसके एग्जांपल्स में देखे थे। तो फैरिंग्स आ गया ना, तो फैरिंग्स जो है ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जांपल में आता है। इसमें सीधा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दे रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये इतनी राम कथा मैंने इसमें लिए बताई है कि ये आपको पूरे पता होना चाहिए। इसके फैरिंग्स ऑप्शन में नहीं होता तो इनमें से कुछ आता तो वो आता, सारे एग्जांपल्स रिवाइज हुए। कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जांपल्स क्या क्या थे? हेयर्स थे? नहीं थे। फेदर्स थे? सब गायब ही है। फेदर्स थे, नेल्स थे, हॉर्न्स थे, पढ़ना घर जाके, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सबके नॉन कैरेटिनाइज्ड के तो ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स मैंने बोली दिए और कैरेटिनाइज्ड के भी बता दिए, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रट्टा लगाने ही थे अपन को एग्जांपल्स का, तो पहला ऑप्शन सही है फैरिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस में आपका जो विटामिन के है ये किस में मदद करता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन और कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन। It is second is the correct option regarding to this question, that is the formation of prothrombin. विटामिन के जो है ये ब्लड कोगुलेशन के इसके अंदर रोल है। विटामिन के करता क्या है? आपके प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। ये चीज अपन पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे जब, लेकिन यहाँ से भी आप ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, कि विटामिन के ब्लड कोगुलेशन कैसे प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के थ्रू करवाता है। दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इन मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स में, तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। फ्रॉग में, फ्रॉग और ह्यूमन बींग के आरबीसी में यही तो डिफरेंस है, फ्रॉग पढ़ा है ना, एक तो सॉरी कैमल जो है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फ्रॉग तो अपन ने डिस्कस किया ही है पूरा।
फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहां पे डिस्कस किया है। ह्यूमन बींग्स की आरबीसी जरूर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें क्वेश्चन पूछा है मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस किन की आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, दैट इज द फ्रॉग। ठीक है, एज इट इज डिस्कस किया है ये अपन ने फ्रॉग में। चलो ये अपन वही जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इट इज गिवन बाय, नाम याद रख लो यहाँ पे साइंटिस्ट का, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है लैंडस्टीनर जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में किसका रोल नहीं है? वैसे तो अपन 10th तक तो सभी ने पढ़ाई कर ही रखी है, बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है, डेफिनेट सी बात है 10th तक तो सब पढ़े हुए, वहां पर अपन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये सब पढ़े हुए होंगे ही सही, थोड़े बहुत तो डिटेल नहीं पता होगा, नाम तो पता ही होंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हेपारिन तो आपको पता ही नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। प्रोथ्रोम्बिन भी वहां से पता लग रहा था, हेपारिन में जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्शन से रोकता है, यानी कि ये भी है। कैल्शियम, ये भी आपको पता होगा कि कैल्शियम जो है, ये तो सुना भी होगा आप लोगों ने, इसका भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल है। वो छोड़ो अभी नहीं बता रही, वो वही जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरे यार सॉरी, क्वेश्चन मैं वही कुछ माइंड में कुछ और था। इसने डज नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, दैट इज द एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या है? हेपारिन ही है, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हेपारिन। समझ में आ गया ना? मैं तो ब्लड से क्लॉटिंग से रिलेटेड पता नहीं क्या बताई जा रही थी, इसने डज नॉट पूछा हुआ है। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन में नॉट वाली चीज में सिली मिस्टेक मत किया करो। तो एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, जो टीचर आपको बोलता है ना स्पेशली इस चीज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ जाया करो, जिसमें वो स्पेशली बहुत फोकस से बोले कि सबसे ज्यादा मिस्टेक वो खुद भी उसी में करता आया होगा। ये मेरे साथ थी ये प्रॉब्लम, और अभी भी कई बार हो जाती है जब दिमाग में कुछ और चल रहा हो। ये नॉट वाली चीज मैं भी स्किप मार जाती थी क्वेश्चन में से, इसलिए आपको बोलती हूँ स्पेशली आप ये सिली मिस्टेक कभी मत करना, तो इसलिए भूल गई। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प नहीं करता है? तो एंटीकोगुलेंट हुआ, हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, अपन ने डिस्कस कर ही रखा है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम सारे के सारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेजन फाइबर्स they are secreted by, options are the mast cell, macrophage, histiocytes or the fibroblast. Fourth is the correct option regarding to this question. फाइब्रोब्लास्ट, जब वो न्यूमरस सेल्स पढ़ाइए ना, जो फाइब्रोब्लास्ट सबसे पहली सेल्स अपन फाइब्रोब्लास्ट ही डिस्कस करते हैं, इसमें मैंने वहीं लिखाया था द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ही इसका ये फाइबर का प्रोडक्शन करना। तो कोलेजन फाइबर दे आर सीक्रेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज लाइन आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर, मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस की है। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इज द सीक्रेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये पता ही हैवर्शियन कैनाल, वॉकमैन कैनाल दोनों आपकी मैमेलियन बोन्स के अंदर स्ट्रक्चर में पड़ा है। तो हैवर्शियन कैनाल इट इज फाउंड इन द बोन ऑफ मैमल्स। ठीक है, हेडिंग ही डालते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, तो डेफिनेट सी बात है हैवर्शियन कैनाल, वॉकमैन कैनाल दोनों आपके मैमेलियन बोन के अंदर देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अभी पहले भी आया था, हेमाटोक्रिट इट वैल्यू गिव अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ब्लड के अंदर आरबीसी के अमाउंट को शो करता है ये, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी से ध्यान रखना है। हाँ, ये बात अलग है कि ये टर्मिनोलॉजी मैंने अभी आपके साथ एनिमल टिश्यू में डिस्कस नहीं की है। ठीक है, पर एक बार पहले क्वेश्चन आया था तब बता चुकी। टाइपिंग मिस्टेक है, द क्वेश्चन इज टेंडन एंड लिगामेंट्स, LI। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, सबको पता है, दे आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अपन तो पूरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू थे, ये थे। टेंडन लिगामेंट्स क्या है? आपके स्पेशलाइज्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। समझाने जैसा कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये आपके, एज इट इज क्लास में डिस्कस की हुई है ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is a transparent tissue? ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा है?
एज इट इज क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया, जब मैंने आपको हाइलेन कार्टिलेज पढ़ाए तब मैंने वहां पर आपको बताया था एज इट इज ये लाइन वहां पर मिलेगी, एकदम ग्लास लाइक क्लियर कार्टिलेज होती है क्योंकि फाइबर्स जो है ना इसमें बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सी है, इट इज द हाइलेन कार्टिलेज, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एज इट इज लाइन आप लोग एनिमल टिश्यू में हाइलेन कार्टिलेज जहां पर पढ़ाया है मैंने क्लास में वो निकालना, उसमें मैंने लिखा एकदम ग्लास लाइक क्लियर होती है ये, रीजन क्योंकि फाइबर्स एकदम एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, तो विच इज द ट्रांसपेरेंट टिश्यू, इट इज द हाइलेन कार्टिलेज, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ciliated epithelium, it is present in, options are the trachea, ureter, intestine और the nasal chamber। आपको ध्यान होगा मैंने पढ़ाया था फ्री एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मॉडिफाइड इनटू दिस थ्री स्ट्रक्चर, एक तो था आपका सीलिया और कीनोसीलिया, एक था माइक्रोविलाई, एक था स्टीरियोसीलिया, सबके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इसमें क्वेश्चन सीलिएटेड एपिथेलियम का पूछा है तो मैं सीलिया के एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। उसमें अपन एग्जांपल पढ़ते थे, एक तो यही ट्रैकिया, ठीक है, एक था आपके ब्रोंकियोल्स, एक था आपका उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब, एक था उसके अंदर आपका एपेंडाइमल टिश्यू और यूरेटर, यूरेटर नहीं, यूरेटर तो इसमें यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, एपेंडाइमल एपिथेलियम, आपका क्या बोलते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल थे आपके सीलिएटेड एपिथेलियम के। इसमें ट्रैकिया आपके ऑप्शन में दे रखा है, that's why for this question straightforwardly first is the correct option, that is the trachea। clear? आगे समझ में? चलो समझना क्या है, एज इट इज सीलिएटेड, सीलिया वाले के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऐसे ही माइक्रोविलाई के एग्जांपल दे रखे हैं, ऐसे स्टीरियोसीलिया के एग्जांपल दे रखे हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम के एग्जांपल देखोगे क्लास में जब डिस्कस किया, स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्रैकिया वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज इज, पहला ही ऑप्शन सही है, दैट इज द हैवर्शियन कैनाल। आपको पता है बोन और कार्टिलेज में ये डिफरेंस है, बोन के अंदर मैमेलियन बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके हैवर्शियन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल प्रेजेंट होते हैं। हैवर्शियन कैनाल बोन में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में नहीं होता। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम रीजनरेशन पावर इट इज प्रेजेंट इन, ये अपन ने एज इट इज डिस्कस करते हैं। मिनिमम सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है आपकी नर्वस टिश्यू के अंदर, ठीक है, कई बार ये चीज आ चुकी है, अपन ने एनिमल टिश्यू में भी डिस्कस किया है। सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है आपकी नर्वस टिश्यू की, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट बुक से अपन ने जो क्लास में डिस्कस किया है वहीं से उठा के इसमें डाला हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द नर्वस टिश्यू। सेम वही क्वेश्चन एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस वाला दोबारा से रिपीट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपल वर सजेस्टेड बाय डॉक्टर टू नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। किन कपल्स को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जहां पर मदर हो आपकी RH नेगेटिव और फादर हो आपके RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव पहला ही ऑप्शन सही है, दैट इज द RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल। रीजन एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर चुकी ऑलरेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स में से, ये काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। नेक्स्ट आपके ब्लड का pH कितना होता है, रट्टा लगाने वाली चीज है, इट इज 7 to 8, पहला ही ऑप्शन सही है। तो रटना है तो यहां से ही रट लो, पढ़ेंगे जब ब्लड तब तो वहां तो डिस्कस हो गई सही। तो ब्लड का pH कितना होता है, ये 7 से 8 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टामिन, ये अभी पहले भी आया था, तब आपके मास्ट सेल ऑप्शन में ही नहीं था, बेसोफिल था, तो वहां तो बेसोफिल टिक किया था। इसमें ऑप्शन में दे रखा है गॉबलेट सेल, नर्व सेल, कुफर सेल एंड द मास्ट सेल। अपन ने डिस्कस किया मास्ट सेल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन तीनों निकलते हैं। इसमें हिस्टामिन इट इज सीक्रेटेड बाय, स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द मास्ट सेल्स, ठीक है, एज इट इज क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब बताओ ये अपने ब्लड वाले सेक्शन से ये मैं बता देती हूँ, एक तो होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, एक है यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप O जिनका होता है, O पॉजिटिव, वो तो है यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं मतलब जो सबसे ब्लड ले सकते हैं AB।
ये तो आपको पता होगा, जैसे ब्लड, किसी को ब्लड देना होता है तो ब्लड टेस्ट करते हैं, ए वाला ए को ही देगा, बी वाला बी को ही देगा, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, चाहे ए वाले को, ए बी, नेगेटिव पॉजिटिव जरूर देखना पड़ता है, बाकी ओ ब्लड ग्रुप दे आर द यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सब ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं। तो वो तो फिर भी घाटे का सौदा हो जाता है, दे सबको सकते हैं लेकिन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओ ब्लड ग्रुप वैसे ही रेयरली मिलता है और ओ वाला ओ का ही ले पाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जिनका होता है वो बड़े अच्छे, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कोई भी दे दो सबसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज द ब्लड ग्रुप ए बी, यूनिवर्सल डोनर इज द ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इसमें रेसिपिएंट पूछा है इसलिए बी ऑप्शन सही है, रेसिपिएंट की जगह पर डोनर आता तो ए ऑप्शन सही जाता, ठीक है। चलो, तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहां से क्लियर। वैसे मैंने बताया ना, ब्लड के क्वेश्चन ब्लड पढ़ा भले ही नहीं है, डाला है, लेकिन यहाँ पर जितना एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उस क्वेश्चन के लिए सही है, तो एटलीस्ट उतना सा टॉपिक तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब जेनेटिक्स में ब्लड सेक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए, तब 12th में भूल ही जाएंगे, जब तक तो जेनेटिक्स ही तो शुरू करेंगे, इसके बाद भूलने चाहिए नहीं। चलो, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितने की होती है दिन, ये भी रट्टा लगाना है। ये तो जैसे पीएच ब्लड का रट्टा लगाते हैं ना, कितना होता था पीएच ऑफ ब्लड, दूर चला गया क्या, हाँ 7 से 8 के बीच में, ऐसे ये याद लगाना है। लाइफ स्पैन जो है आरबीसी की होती है 120 दिन की, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों चीजें याद रखनी है, पीएच ऑफ ब्लड 7 to 8 और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इट इज 120 days, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे क्या यूज करते हैं, इट इज कोबाल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एंड द सोडियम। अधूरा ही दे रखा है क्या, नहीं भी रखा होता, अपन को पता है सोडियम साइट्रेट ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, नहीं होता एंटीकोगुलेंट है। कैल्शियम यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कैल्शियम का रोल है, सही दे रखा है, ठीक है, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए प्रोथ्रोम्बिन का है, कैल्शियम जो है, तो कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में यूज आता है, इसीलिए सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, अटक गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इट कंटेन, वैसा तो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ याद नहीं होता, ये तो पता ही होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपका आयरन होता है, तभी तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो आयरन, फॉलिक एसिड, आयरन की, फॉलिक एसिड नहीं मतलब आयरन की टैबलेट्स और फॉलिक एसिड ये सब देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर भी देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है आपका, इट कंटेन आयरन, मिडल के अंदर आयरन ही प्रेजेंट होता है इसके अंदर। विच स्ट्रक्चर भले ही मत याद रखो, पर ये तो याद रख लेना कि मिड में इसका आयरन प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट प्ले अ रोल इन ब्लड कोगुलेशन, किसका रोल नहीं है, विटामिन के इसका है, कैल्शियम आयन का भी है, फाइब्रिनोजन का भी होता है, विटामिन डी का जरूर कोई रोल नहीं होता। खैर अपन पूरी टेबल पढ़ते हैं वो तो, ब्लड कोगुलेशन वाली, कौन सा फैक्टर क्या करा रहा है क्या नहीं, तो वहां पर विटामिन डी का कोई रोल नहीं होता ब्लड कोगुलेशन में, बाकी विटामिन के, कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन, इन सबके रोल होते हैं, ठीक है, वहीं से अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दे सीक्रीट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का सीक्रीशन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू करती है, आपको ध्यान होगा प्लाज्मा सेल्स और द कार्टवील सेल्स हम लोगों ने डिस्कस की है इसमें एनिमल टिश्यू में। प्लाज्मा सेल्स के फंक्शन में एक ही फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द टू सीक्रीट, प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, सीक्रीशन करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, ये आपके प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन है। एज इट इज ये लाइन मैंने क्लास में डिस्कस की हुई है। सेम क्वेश्चन उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू दे सीक्रीट एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज का सीक्रीशन करती हैं आपकी प्लाज्मा सेल्स, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो ये रट्टा लगा लेना, अभी तो ये वाला क्वेश्चन है, वैसे नर्वस टिश्यू हो चुका, आपको पता होगा। द कैविटी ऑफ ब्रेन दे आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे ऐसे ही कर लो, अभी तो याद रख लेना, इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है। वैसे अदरवाइज जब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना 11th + 12th, तो इसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद होता है, पर अभी यहाँ पर रट्टा लगा लेना। ब्रेन की जो कैविटी है दे आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन
थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट इट इज मेनली मेड अप ऑफ, ये टेंडन लिगामेंट्स पढ़े वहां पर एज इट इज आता है। लिगामेंट जो है मेनली आपके इलास्टिक फाइबर्स के, इलास्टिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं, दैट इज लिगामेंट, दे आर मेनली मेड अप ऑफ इलास्टिन, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रट्टा लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ सिज्मोइड बोन, पटेला, फीमर, अल्ना और टेरिगॉइड। ये लास्ट में यही टॉपिक पढ़ा था अपन ने टाइप ऑफ बोन्स में। ठीक है, उसमें जो सिज्मोइड बोन थे, दो एग्जांपल पढ़ते हैं, एक तो यही पटेला नी बोन, दूसरा है रिस्ट बोन, दैट इज द पिसिफॉर्म बोन ऑफ मैन एंड रैबिट। ये दो एग्जांपल ही पढ़ते हैं इसके अंदर, आपके सिस्मोइड बोन के अंदर, दैट इज द पटेला यानी कि नी बोन, और पिसिफॉर्म बोन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड रैबिट दैट इज द रिस्ट बोन। रिस्ट बोन और पिसिफॉर्म बोन तो ऑप्शन में है नहीं, सीधा पटेला ऑप्शन के अंदर है, इसीलिए पहला ही ऑप्शन सही जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बोन्स में सिस्मोइड बोन में ये दो एग्जांपल ही मैंने आपको लिखा रखे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका, मेमोरी ग्लैंड्स, ये क्या है, दे आर द मॉडिफाइड स्वेट glands, that is for this question straightforwardly first is the correct option, memory glands are the modified sweat glands। ठीक है, चलिए एनीमिया, ब्लड की कमी, अपन बहुत सारा पढ़ते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और दुनिया भर के पढ़ते हैं थैलीसीमिया वगैरह। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको एनीमिक होता है बंदा, तो it is due to the deficiency of iron, that is first is the correct option regarding to this question। सारा ब्लड सेक्शन वाले का है ये। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट, ये आपको पता चले, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट इट इज द जॉइनिंग ऑफ टू बोन्स, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में लिगामेंट की जगह पर टेंडन होता तो तीसरा ऑप्शन सही जाता, दैट इज द जॉइनिंग ऑफ मसल टू बोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम नीडेड होता है, विटामिन ई, इसका ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन कैल्शियम एंड विटामिन के, ये ऑप्शन सही है। अपन जब ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सारे डिस्कस करते हैं, तो ये दोनों आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, दैट इज द कैल्शियम एंड विटामिन के। तीसरा ऑप्शन में कैल्शियम तो है लेकिन विटामिन ए आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में नहीं आता। चौथे ऑप्शन में विटामिन के तो सही है पर पोटेशियम आयन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में नहीं आता, इस वजह से इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है, दैट इज द कैल्शियम एंड विटामिन के, दे आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज दे बोथ आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, पूरे टेबल पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, वहां पे अच्छे से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ एपिथेलियम विच इज फाउंड इन द कंजक्टिव ऑफ आई, ये ऐसे रट्टा लगाना है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये देखने को मिलती है आपको कंजक्टिव ऑफ आई के अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है रट्टा लगाने वालों में से, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, एक्सप्लेन जैसा कुछ है नहीं इसमें, इसमें ये मिलती है तो मिलती है, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करें। चलो हैवर्शियन कैनाल, दे आर फाउंड इन द, हेडिंग यही डालते हैं हैवर्शियन कैनाल, और जब वॉकमैन कैनाल पढ़ते हैं दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, तो मैमेलियन बोन के अंदर देखने को मिलते हैं, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द बोन्स ऑफ मैमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इट इज नॉट फाउंड इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा लेमा, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। बताओ ह्यूमन आरबीसी में क्या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है ना, आरबीसी एब्सेंट होता है, फ्रॉग और कैमल की में तो प्रेजेंट है, ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही है, दैट इज न्यूक्लियस। ये एब्सेंट पूछा उसने, नॉट फाउंड, ठीक है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही है, दैट इज द न्यूक्लियस, करेक्ट। चलो लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी पहले एक बार रट्टा लगा चुके, कितने दिन का होता है, ब्लड का पीएच 7 से 8 और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वॉकमैन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन कितनी बार बता चुकी हूं, तो यानी कि मैमल्स की बोन में देखने को मिलता है, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
मीरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आपकी सलाइवरी ग्लैंड, दे आर द मीरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एज इट इज, ये तो डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इसको एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन, एक्सोक्राइन सब डिस्कस कर रखे हैं अपन ने अच्छे से, इसलिए डिटेल में नहीं जा रही, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े अपन ने, पूरा एनिमल टिश्यू में डिस्कस किया हुआ है ये तो it is the salivary glands. That is for this question straightforwardly third is the correct option, as it is point to point क्लास में डिस्कस किया, वहीं से सीधा उठकर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन बोन फॉर्म्ड बाय द, तीन टाइप की जो पढ़ी है ना उसमें, जो एक तो थी आपकी यही मेम्ब्रेन बोन है, एक सिज्मोइड बोन है, एक डर्मल बोन है। जो सिज्मोइड बोन है इट इज बोन फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन एट द जॉइंट्स, उसको बोलते हैं सिज्मोइड बोन, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। डर्मल बोन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मल, और ऑसिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस उससे बनती है। मेम्ब्रेन बोन आपके कार्टिलेज के उससे बनती है ऑसिफिकेशन से, ठीक है, एज इट इज, ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सॉरी, दैट इज द सिस्मोइड बोन, दे आर फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन एट द जॉइंट्स, ठीक है, एज इट इज, ये आपको मिल जाएगा सिस्मोइड बोन जब मैंने डिस्कस किया है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू दे आर अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या ऑल ऑफ द अबव, पहला या दूसरा ही लेक्चर होगा शायद एनिमल टिश्यू का, वहां पे मैंने लिखा था एपिथेलियल टिश्यू आपकी तीनों प्राइमोर्डियल जर्म लेयर, सॉरी तीनों प्राइमोर्डियल जर्म लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। किससे क्या होता है वो पूरा डिस्कस किया है, तो यानी कि आपकी एपिथेलियल टिश्यू जो है तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होती है, तो दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू तीनों प्राइमोर्डियल जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, अराइज होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ये रट्टा लगाना है आपको, ठीक है, ब्लड के अंदर आता है वैसे तो, अभी यहाँ पर रट्टा लगा लेना, कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है आरबीसी में, इट इज 34%, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट एडिपोज टिश्यू, इट कंटेन, आपको ध्यान होगा एडिपोज सेल्स पढ़े, उसमें दो टाइप के थे नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स के बेसिस पर, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट और मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट में सिंगल लार्ज सेंट्रल फ्लैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता था, फिर एक पढ़ाया भी था व्हाइट फैट का फॉर्मेशन कौन करते हैं और ब्राउन फैट का फॉर्मेशन कौन करते हैं, तो वहां पर अपन ने एज इट इज डिस्कस किया है कि जो मोनोलोक्यूलर फैट ग्लोब्यूल, यूनिलोक्यूलर फ्लैट ग्लोब्यूल है, वो तो फॉर्मेशन करते हैं आपके व्हाइट फैट का, और मल्टीलोक्यूलर फैट ग्लोब्यूल करते हैं आपके ब्राउन फैट का फॉर्मेशन। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू इट कंटेन मोनोलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर फैट सेल्स, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाइट की जगह पर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता तो आंसर जाता पहला, दैट इज द मल्टीलोक्यूलर फैट सेल्स, ठीक है। एज इट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एडिपोज सेल्स पढ़ा है, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन फाइब्रस कार्टिलेज इट इज फाउंड अबंडेंटली इन, फाइब्रस कार्टिलेज किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रट्टा लगाने वाला एग्जांपल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया है, दैट इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ह्यूमन के अंदर फाइब्रस कार्टिलेज सबसे ज्यादा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखने को मिलता है, दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएट, यानी कि न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, ह्यूमन आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, तो इट इज द मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट को ही बोलते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स को ही एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ई न्यूक्लिएट की जगह पर न्यूक्लिएटेड होता तो चौथा ऑप्शन सही जाता है मैच्योर फ्रॉग एरिथ्रोसाइट, क्योंकि फ्रॉग की जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इट इज एडेड इन ब्लड ड्यूरिंग द स्टोरेज, मतलब आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट तीन पढ़े थे, कौन कौन से, सोडियम साइट्रेट,
सोडियम ऑक्सलेट एंड ईडीटी। अब रिलेवेंटली ऑप्शन देख लो, सोडियम ऑक्सलेट इज इन द ऑप्शन, दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम साइट्रेट होता तो वो जाता, ईडीटी होता तो वो जाता, ठीक है। ये तो होगा आर्टिफिशियली एंटीकोगुलेंट। नेचुरल, अगर आर्टिफिशियल की जगह पर ब्लड वेसल्स पूछते, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? इट इज हेपारिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थवॉर्म से है, इसमें मेल और जेनाइटल के बीच में स्पेस नहीं दिया, ठीक है, करेक्शन है यहाँ पर। मेल जेनाइटल पोर इन अर्थवॉर्म दे आर फाउंड इन, ध्यान होगा आपको अर्थवॉर्म में आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के अच्छे से डिस्कस किया था। आपके 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है। फिर बीच में आपके इंटरसेगमेंटल सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। फिर दिखाया था आपके 14 नंबर का जो सेगमेंट है वहां पर तो आपके फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है। 18 आपको बता ही देती हूँ, इसमें 14 सेगमेंट है ना, 14 सेगमेंट में तो आपका फीमेल गोनोफोर यानी कि फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा। आपका जो 18 नंबर का सेगमेंट होता है वहां पर आपका मेल गोनोफोर यानी कि मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। ये 17 और 19 जो दे रखा है ना, 17 और 19 नंबर के जो सेगमेंट है इसके अंदर आपके जेनाइटल पापिला होते हैं। याद रख लेना ये सारे की तीनों ही इंफॉर्मेशन, ठीक है। 14 नंबर के सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर, 18th नंबर का जो सेगमेंट होगा अर्थवॉर्म का वहां पर मेल जेनाइटल पोर, और 17 और 19 नंबर के सेगमेंट है आपके जेनाइटल पापिला प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन में मेल जेनाइटल पोर पूछा है, मेल जेनाइटल पोर 18th नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 18th नंबर सेगमेंट। क्लियर? चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज क्लास में डिस्कस कर रखा है मैंने विद डायग्राम। नेक्स्ट, क्लाइटेलर सेगमेंट इन अर्थवॉर्म आर, इट इज 13 to 17, 14 to 16, 15 to 19 और 14 to 18। बताओ, ये अपन ने एज इट इज डिस्कस किया है कि 14 नंबर का सेगमेंट, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट दे हैव अ पिंक कलर लेयर अराउंड देम, ठीक है। ये जो थिक कॉलर गर्डन लाइक थिकनिंग होती है इसे अपन बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। दिस थिक कॉलर गर्डन लाइक थिकनिंग इज नॉन एज क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम जो है 14, 15 और 16 इस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि 14 से 16 तक, इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया सेकंड करेक्ट। समझ में आ गया ना? एज इट इज ये लाइन लिखते हैं, 14, 15, 16 सेगमेंट, इट हैज अ पिंक कलर्ड लेयर अराउंड देम। दिस थिक कॉलर और गर्डन लाइक थिकनिंग इसे बोलते हैं क्लाइटेलम, जो कि 14, 15 और 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। ऑप्शन में 14 से 16 ऑप्शन में दे रखा है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन हो गया इसका सही। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम अर्थवॉर्म में, एज इट इज ये अपन ने डिस्कस कर रखा है वहां पे, पहले ही लेक्चर के अंदर मिल जाएगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटा दे आर फाउंड इन ऑल बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म एक्सेप्ट, पहली लाइन सीटा में ये पढ़ते हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल है ये सीटा। ये आपके पहला सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और जो क्लाइटेलम रीजन वाला जो सेगमेंट होता है वहां पर सीटा जो है होते हैं एब्सेंट, यानी कि फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड क्लाइटेलर सेगमेंट वहां पर सीटा एब्सेंट होते हैं। पहला ऑप्शन लास्ट सेगमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट सेगमेंट ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन क्लाइटेलर सेगमेंट ये भी सही है, चौथा ऑप्शन फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलर सेगमेंट। यहां पर एज इट इज ये लाइन, पहली लाइन यही डिस्कस करते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सीटा जो है फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर सेगमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल जेनाइटल पोर इन फेरेटेमा इट इज फाउंड इन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 14th नंबर के सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर, 18th नंबर के सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर और 17 और 19 के आसपास आपके जेनाइटल पापिला प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन में फीमेल जेनाइटल पोर पूछा है, इसीलिए फीमेल गोनोफोर और फीमेल जेनाइटल पोर अर्थवॉर्म के अंदर 14th नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन इन अर्थवॉर्म इज मेटामेरिक, पॉलीमेरिक, सूडो सेगमेंटेशन और बाय सेगमेंटेशन। पहला ही ऑप्शन सही है। शुरुआती अपन ऐसे करते हैं, जब मैंने बताया अर्थवॉर्म में कि 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म की बॉडी में,
दूसरी लाइन वहां पे ये पढ़ाते हैं हम, सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स, यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंटरसेगमेंटल सब्टास भी होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म की फारेटेमा की बॉडी के अंदर, और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म मूव विद द हेल्प ऑफ, सीटा तो है ही लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल, मसल्स का भी रोल है, पैरापोडिया और सीटा एंड मसल। पहला चौथा ऑप्शन सही है, दैट इज सीटा एंड मसल, दे बोथ हेल्प्स इन द लोकोमोशन इन फारेटेमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि लोकोमोशन के अंदर क्या हेल्पफुल है, क्लोरोजन सेल, स्पर्माथिका, क्लाइटेलम और द सीटा। सीटा इज द लोकोमोटरी ऑर्गन, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीटा पढ़ा है तो हाँ, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली लाइन लिखी हुई है, सीटा इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सीटा। ठीक है, कहाँ एब्सेंट होते हैं ये, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलर सेगमेंट में जरूर आपको सीटा देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन अर्थवॉर्म इट इज एनालॉगस टू किडनी ऑफ मैन। एग्जैक्टली ये लाइन क्लास में यूज की है कि अर्थवॉर्म का ये जो ऑर्गन है इट इज एनालॉगस टू किडनी ऑफ मैन, इट इज द नेफ्रीडियम। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डॉट टू डॉट क्लास में डिस्कस किया है मैंने आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजार्ड इन फारेटेमा। गिजार्ड सबके अंदर ही आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड के अंदर इसका रोल है। ऑप्शन देख लो, सीक्रेट स्लाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फॉर द एक्सक्रीशन और फॉर द क्रशिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग के अंदर रोल है, यानी कि क्रशिंग के अंदर। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म इज अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और अमीनोटैलिक। इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, दैट इज अर्थवॉर्म इज यूरियोटैलिक इन नेचर। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्माथिका ऑफ फारेटेमा। इट रिप्रेजेंट, स्पर्माथिका क्या करता है, आपके स्पर्म का स्टोरेज होता है इसके अंदर, एज इट इज क्लास में डिस्कस कर रखा है। ऑप्शंस आर द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, कोटिंग ओवर स्पर्म्स, या फिर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द स्पर्म्स। दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, एज इट इज डिस्कस किया है अपन ने ये क्लास में। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, स्पर्माथिका जो है अर्थवॉर्म में किन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने क्लास में डिस्कस किया था, अपन ने डायग्राम भी बनाया था कि स्पर्माथिका जो इंटरसेगमेंटल सप्टा, बताइए ना, दो सेगमेंट्स के बीच में इंटरसेगमेंटल सप्टास प्रेजेंट होते हैं। तो आपका स्पर्माथिका जो है 5 और 6 सेगमेंट के बीच के इंटरसेगमेंट, इट इज प्रेजेंट इन द 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। इन इंटरसेगमेंटल सप्टास में आपके स्पर्माथिका प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके रिलेवेंटली सेगमेंट्स पूछा है ना, पहला ऑप्शन सही है 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये अपन ने क्लास में एज इट इज डिस्कस किया है कि 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9 इन इंटरसेगमेंटल सप्टास के बीच में आपके स्पर्माथिका जो है अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में बनाया भी है, ड्रॉ भी किया है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास में डिटेल में। इसमें इंटरनल सेगमेंटल सप्टा, इसमें सेगमेंट्स की उसमें पूछा है, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, दैट इज 6, 7, 8, 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है आपका। तो क्लाइटेलम का फंक्शन आपने एज इट इज क्लास में, क्लास नोट्स में मिल जाएगा, कुकून का फॉर्मेशन करवाना, इट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली स्पर्माथिका का फंक्शन होता है स्टोरिंग sperm, cocoon formation, it is the function of clitellum. That's why for this question straightforwardly second is the correct option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच, पैडिंग ये डालते हैं, दैट इज द पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। लोअर लिप ऑफ कॉकरोच, लैब्रम तो होता है आपका, इसको तो बोलते हैं अपन, इट इज द अपर लिप। लेबियम, इट इज द लोअर लिप। क्वेश्चन में लोअर लिप ही पूछे हैं कॉकरोच के, इसको बोलते हैं अपन लेबियम।
अगर क्वेश्चन में लोअर लिप की जगह पे अपर लिप आता तो पहला ऑप्शन सही जाता, दैट इज द लेब्रम। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी, एकदम एज इट इज अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ कॉकरोच दे आर मेनली हेल्पफुल इन, ये प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, मेनली आपके प्रोटेक्शन का रोल है विंग्स का फ्लाइंग की जगह पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस इज पैरीप्लैनेटा। आपको ध्यान होगा ये दोनों स्पीशीज की बकायदा डिफरेंस, पहली क्लास ही अपन ने कॉकरोच की ऐसे ही शुरू की थी मैंने। पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटालिस थी, दोनों में डिफरेंस देखें में क्या है, किससे डिफर, पहला ही ऑप्शन सही है, पैरीप्लैनेटा अमेरिका डिफर फ्रॉम ब्लाटा ओरिएंटालिस इन वेल डेवलप्ड विंग्स, विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, यही डिफरेंस है। किसमें क्या होता है, पहली क्लास ही कॉकरोच की है, देख लेना आप लोग किसमें क्या होता है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट थे उसके। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। यहाँ पर आपका इसका डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है एनिमल डाइवर्सिटी ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो, थैंक यू।